इस वीडियो में हम बेब्स चैप्टर को बहुत क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो हम शुरू करते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम है बेब्स। बेब्स बेसिकली 3 तरह की होती हैं। मैकेनिकल बेब्स हो सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेब्स हो सकती हैं, मैटर बेब्स हो सकती हैं। तो मैकेनिकल बेब्स में इनर्शिया और इलास्टिसिटी जो है इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है, और जो वाटर वेव्स और साउंड वेव्स जो हैं इसके एग्जांपल हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती हैं? एक ऐसी वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो वो प्रोपेगेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव होगा। इसको हम यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे जो वेव है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो है वो प्रोपेगेट करती है, राइट। इसका एग्जांपल हो सकता है विजिबल लाइट हो सकता है, या रेडियो वेव्स, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दीज आर वेव्स आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आगे यदि हम बात करें मैटर वेव्स की, तो मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। और जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मूव करेगा, एटम मूव करेगा, मॉलिक्यूल मूव करेगा, तो इनके साथ जो वेव एसोसिएट होगी उसको हम बोलेंगे मैटर वेव। इसके आगे हम चलते हैं। अब जो वेव होगी, एक वेव होगी, तो उस वेव की कोई एक वेव वेलोसिटी ज़रूर होगी। तो वेव सबसे पहले आप देखिए कि एक फंडामेंटली जो वेव है वो इस तरीके से चलती है। ये देखिए उसकी एक अपनी कोई एक वेलोसिटी है। तो उसको समझना पड़ेगा हमें कि जैसे ये वाला पार्ट क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, तो इनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो वेव लेंथ हो जाएगी। फंडामेंटली वेव को हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यदि आप लेंथ को आप वेव की टर्म में जब हम बात करते हैं, तो यदि लैम्डा से रिप्लेस कर दें तो आपकी जो वेव वेलोसिटी है वो हो जाएगी लैम्डा बाई टी। और यदि हम इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें और 2 पाई से डिवाइड कर दें, तो जो 2 पाई बाई टी है ये पार्ट हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको आप के लिख सकते हैं, जैसे 2 पाई बाई लैम्डा, तो ये के जो है वो नीचे आ जाएगा। तो वेलोसिटी को यदि हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें 2 पाई से मल्टीप्लाई करके, तो वेलोसिटी का एक अनदर एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा ओमेगा बाई के, राइट। तो ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई के एंड के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। यदि हम इस वेलोसिटी की टर्म को, जो वेव वेलोसिटी है, उसको लैम्डा इंटू 1/t वाले पार्ट को ऐसा लिख दें, तो 1/t जो है उसकी जगह आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो ये देख लीजिए आपकी एक जो वेव की जो वेलोसिटी है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो वेव की वेलोसिटी होती है ये स्ट्रिंग में, ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्गिट्यूडनल वेव में कैसे होती है। तो इसको हमें याद कैसे करना है, यही आपको इस जो शॉर्टकट वीडियो में आपने देखना है पूरे चैप्टर में। हम जानते हैं जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी हमेशा एनर्जी के बराबर होगी। तो 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये जो है वो डायमेंशनलेस पार्ट है। 1/2 के यदि हम मल्टीप्लाई नहीं करें तब भी ये एनर्जी रहेगी। तो 1/2 mv² को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से हम लिख सकते हैं। अब आप ऐसा देखिए कि ये जो v² होगा ये फोर्स अपॉन मास यहाँ जाएगा m हो जाएगा, ऊपर वाला l जो है यदि हम इसको यहाँ लिखते हैं तो वापस फिर इस तरीके का बन जाएगा। अब आप m/l को आप ले लें मास पर यूनिट लेंथ, और म्यू से आप इसको रिप्रेजेंट कर दें, तो आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू टी बाई म्यू, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर दूसरी ओर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया कि यदि आपके पास एक स्ट्रेच स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो वेलोसिटी ऑफ द वेव्स जो प्रोड्यूस होंगी उसकी जो सारे फार्मूला में जो स्ट्रिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, टेंशन द स्ट्रिंग, मास ऑफ द स्ट्रिंग एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आगे हम चलें तो हमारे पास होता है कि जो स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन एंड स्ट्रेस इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसके कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होते, इसलिए मैं मॉडुलस को सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये स्ट्रेस है जस्ट, और ये चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ है, इट्स अल्टीमेटली फोर्स बाय लेंथ। तो यहाँ से हम इस पार्ट में क्या करते हैं, इस वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, हम फोर्स की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो फोर्स की जगह हम क्या कर सकते हैं, मॉडुलस इनटू एरिया। ये देखिए मैंने क्या किया कि जो फोर्स अपॉन मास पर यूनिट लेंथ है, जो हमारा ये वाला फार्मूला है, इसकी जगह हमने क्या किया, फोर्स की जगह ये एरिया इनटू मॉडुलस को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइडेड बाई मास बाई लेंथ रह गया। आप इस एरिया को नीचे ले आइए तो ये जो लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब ये लेंथ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऊपर रह जाएगा, नीचे मास अपॉन वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी हो जाएगी। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हमारा मटेरियल जिस तरीके का होगा, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड होगा, तो हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और यदि मान लो हमारे पास फ्लूइड होगा तो हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि हमारे पास जो होगा जैसे हमारे पास ट्रांसवर्स बेस होगी तो हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम नीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो इस फॉर्मेट को हम अलग अलग फॉर्म में इस्तेमाल करने की देखिए कोशिश करेंगे। हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव की जो वेलोसिटी इन ए सॉलिड, एक सॉलिड में होगी जिसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नीटा होगा। अब आपको यहाँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जगह ये वाला पार्ट जस्ट इस्तेमाल करना है, देन इट इज़ नीटा बाई, तो डेंसिटी तो ऐसे ही रहेगा, ये नीचे वाला पार्ट वैसा ही रहेगा। और यदि आप स्ट्रिंग लेते हैं तो उसको हम पहले भी आपके साथ डिस्कस किए कि जो वेलोसिटी होगी वो √T/μ होगा, और ये होगा म्यू इज़ द मास पर यूनिट लेंथ, इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स के बाद वेलोसिटी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन द एक्सटेंडेड सॉलिड। यदि एक्सटेंडेड सॉलिड की हम बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दोनों इकट्ठे आएंगे, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में आप K + 4/3 इंटू नीटा। आप समझ लें कि थोड़ा सा 4/3 फैक्टर को यदि आपको माइंड में बिठाना है तो ये वॉल्यूम का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, जैसे πr³ एक वॉल्यूम होता है, तो ये 4/3 फैक्टर हम यहाँ लगा देंगे, उस 4/3 हम वहाँ से चुरा लेंगे जैसे हम कह सकते हैं। तो ये जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ हम ये करेंगे कि इसको वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन द एक्सटेंडेड सॉलिड, जैसे अर्थ क्रस्ट में, जिसमें बल्क मॉडुलस K हम इस्तेमाल करेंगे और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है नीटा इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी, दोनों ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो K बल्क मॉडुलस से आ जाएगा। 4/3 याद करने के लिए हम जस्ट कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ से आ जाएगा, और 4/3 डिवाइड बाई डेंसिटी वैसे का वैसा रह जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास की जो वेलोसिटी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो वेलोसिटी का फार्मूला नहीं बदलने वाला, वो अब यही रहेगा। ये रहेगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाई रो। तो फ्लूइड के लिए ये रहेगा K/ρ। और यदि हम न्यूटन फार्मूला की बात करें, ये देखिए न्यूटन फार्मूला की यदि हम बात करें तो जो K/ρ होगा वो P/ρ के बराबर आ जाएगा। और यदि हम लैप्लास करेक्शन की बात करें तो जो K होगा वो गामा P/ρ के बराबर, जो K/ρ आएगा वो गामा P/ρ के बराबर आ जाएगा। तो ये लैप्लास करेक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं। अब आप आगे देखें कि हमारे पास है, जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी में हमारे पास आएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाई रो, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो अब इन केस ऑफ फ्लूइड इसको हमने डिस्कस कर लिया, बट इन केस ऑफ द रिजिड रॉड यदि आपके पास होगा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जगह आपके पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा, और इसका जो फार्मूला हो जाएगा गामा/ρ आ जाएगा। तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमारे पास वेलोसिटी के 2 फार्मूले हुए। यदि आपके पास एक स्ट्रेच स्ट्रिंग होगी तो टेंशन डिवाइडेड बाई मास पर यूनिट लेंथ होगा, और यदि आपके पास फ्लूइड्स और सॉलिड्स होते हैं तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाई डेंसिटी। इस तरीके से आप इसको शॉर्टकट से याद कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं कि जो फैक्टर अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी हमने पढ़ा कि लैप्लास करेक्शन में हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ साउंड्स है वो आता है गामा P/ρ, जहाँ गामा की जो वैल्यू होती है वो CP/CB आती है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसको यदि थोड़ा सा चेंज करें तो हम जानते हैं कि PB = nRT होता है, जिसमें जो n है ये नंबर है, ये आपके पास आ जाएगा टोटल मास आपके पास जितना होगा डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास। इसे आप यदि डिवाइड करते हैं तो n का वैल्यू आ जाता है। इसको आप उठाइए, n की जगह आप टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास, तो इसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे या नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे, इनटू RT हो जाएगा। तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इधर चला जाएगा और ये M यहाँ रह जाएगा मॉलिकुलर मास, और RT हो जाएगा। तो P/ρ जो है वो RT/m हो जाएगा। अब ज़रा देखिए, यदि आप P/ρ की जगह आप यहाँ RT/m सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो जो गामा जो कि रेशो CP/CB है, और ये आपके पास R जो है वो गैस कांस्टेंट है, और जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर ऑफ द मीडियम है, और ये मॉलिकुलर मास है। तो यदि आप मान लीजिए कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है तो ये सारे का सारा पार्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो P/ρ का जो पार्ट है वो हमेशा उसका आंसर कांस्टेंट आता है। मतलब क्या हुआ इसका, यदि आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, यदि आप प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो डेंसिटी है वो भी साथ में इंक्रीज़ कर जाएगी, और दोनों के रेशियो P/ρ जो है वो कांस्टेंट रह जाएगी। तो इस केस में यदि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है
तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है, पहली बात। तो दूसरा ये बताती है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी होती है। और यदि आपके मान और टेम्परेचर के आप आदि देखिए यहाँ गामा आर अपॉन एम है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी में चला जाएगा। v इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर, और इसका हमने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट है कि हम वेव के चैप्टर में हम वेव इक्वेशन की बात करते हैं। तो वेव इक्वेशन में जैसे एक वेव ट्रेवल करती है, तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप पढ़ते हैं वेव जो होती है ना वो होता है ए साइन ऑफ ओमेगा टी से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कुछ इस तरीके का रहता है कि यदि हम ऐसा रखें तो ये आपके पास हो गया साइन वेव। तो इसमें जो ए वाला पार्ट है वो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ एम्पलीट्यूड। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा बाई इज़ इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। तो आप टेक्स्ट अच्छे तरीके से जानते हैं, हम तो इसमें क्विक रिवीजन की बात कर रहे हैं। आप ऐसा लिखेंगे, यदि वेव इक्वेशन आप लिखेंगे ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका मतलब योर वेव इज़ ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, राइट। और यदि यही वेव राइट टू लेफ़्ट चलती है तो ये जो साइन होगा बीच का वो प्लस हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि ओमेगा जो है वो 2 पाई बाई टी होता है, और जो के जो है वो 2 पाई बाई लैम्डा होता है। तो आप यहाँ टी 2 पाई कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ रह जाएगा टी अपॉन कैपिटल टी और एक्स अपॉन लैम्डा हो जाएगा। और यही वेव यदि राइट टू लेफ़्ट चलती है तो ये साइन जो है वो प्लस हो जाएगा, बाकी पैरामीटर सेम रहेंगे। और बाई यदि मान लो आप 2 पाई बाई लैम्डा को भी बाहर निकाल लें तो ए साइन ऑफ यहाँ 2 पाई बाई लैम्डा बाहर आ जाएगा, और जब आप लैम्डा बाहर निकालेंगे तो लैम्डा से आप भाग देंगे तो यहाँ लैम्डा ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा लैम्डा बाई टी और इंटू टी। तो लैम्डा बाई टी क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट पर टाइम हो गया, तो ये हो गया वेलोसिटी वी टी माइनस एक्स हो जाएगा। और यदि वेव जो है राइट टू लेफ़्ट चलती है तो यहाँ देखिए ये जो है वो बी टी प्लस एक्स हो जाएगा, दिस विल बी बी टी प्लस एक्स, राइट। सो आगे है हमारे पास के फेज़ और फेज़ डिफरेंस की हम बात करते हैं। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है ना ये सारा फेज़ होता है, ये जो पार्ट है ये सब फेज़ है। आप ये सिंपल समझ जाएं कि जो साइन का आर्गूमेंट वाला पार्ट है वो सब फेज़ है, इसमें कोई बिल्कुल आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए। और जो फेज़ डिफरेंस होता है तो उसमें क्या करेंगे, फेज़ डिफरेंस इज इक्वल टू फेज़ डिफरेंस। इसका सवाल बहुत बार पूछा जाता है, दिस इज़ 2 पाई बाय लैम्डा टाइम पाथ डिफरेंस। तो इसमें आपको ये समझना है, चेक भी कर लेना जल्दी से कि यदि देखो यहाँ एंगल है तो यहाँ ये एंगल हो गया, तो यदि ये लेंथ है तो ये भी लेंथ ही होना चाहिए। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास फेज़ जो है वो 2 पाई रेडियन के टर्म में आ जाएगा। हम आगे बात करें, यदि हम ट्रैवलिंग वेव की बात करें तो ट्रैवलिंग वेव जो है जब एक रिजिड बाउंड्री के साथ टकराती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास ट्रैवलिंग वेव है और यहाँ से आपने इसको बांधा हुआ है, तो ट्रैवलिंग वेव जब वो इंसिडेंट वेव है, आई मीन इट इज़ मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो इसकी जो वेव इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। बाई इंसिडेंट वेव द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, ए इज़ द एम्पलीट्यूड साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, दिस मीन्स योर वेव इज़ गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब एक रिजिड एंड के ऊपर वो यहाँ टकराती है तो उसमें फेज डिफरेंस पाई का हो जाता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, ये वाला पार्ट हो जाएगा माइनस ए और साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी वेव अब जो यहाँ से इधर की ओर आ रही है। सो इट विल लुक लाइक दैट, ओके। सो ये राइट टू लेफ्ट आ रही है और जो एम्पलीट्यूड है वो माइनस ए हो चुका है। सो माइनस ए रिप्रेजेंट दैट कि योर एम्पलीट्यूड इज नाउ इन द स्टार्टिंग फ्रॉम द डाउनवर्ड साइड, and kx plus omega t means your wave is traveling now from right to left। और जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा, यदि मान लो कि आपकी जो वेव है वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रही है और उसको आपने एक ऐसे बाउंड्री के साथ बांधा हुआ है कि यहाँ वो लगभग फ्री है, इस तरीके से वो ऊपर नीचे जा सकती है। तो ये जो वेव जब रिफ्लेक्टेड वेव होगी तो इसमें एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, साइन वेव ही होगी, पर उसकी जो डायरेक्शन है वो के एक्स प्लस ओमेगा टी से रिप्रेजेंट होगी, राइट। सो हम आगे चलते हैं। अब यदि हमारे पास दो वेव्स हैं, वी हैव टू साइनोसाइडल वेव, हमारे पास दो साइन वेव्स हैं और दे आर ऑन द सेम स्ट्रिंग, वो सेम स्ट्रिंग के ऊपर ट्रैवल कर रही हैं, वो इंटरफेयर कर जाएंगी, इंटरफेयर। अब यहाँ देखिए बाई वन, ये आपको बता रहा है कि आपकी जो वेव है वो लेफ़्ट टू राइट जा रही है। ये आपको क्या बता रहा है, ये वेव भी आपकी लेफ़्ट टू राइट जा रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस वेव इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, तो दिस वेव विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर फ्रॉम हेयर। सो इनिशियली उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस फाई है। अब जब ये दोनों वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो क्या हो सकता है, दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो ऐड होकर मैक्सिमम 2a हो सकता है।
अब 2A क्या करेगा, जब नई वेव बनेंगी इन दोनों को टकराने के बाद, तो उनका जो एम्पलीट्यूड है कुछ ऐसे बड़ा हो जाएगा, पर वो साइन वेव की फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि लगातार एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में वाइब्रेट करेगा। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया 2A, और कॉस ये जो फेज़ एंगल है इनिशियल वो आधा हो जाएगा, और एक cos 5/2, cos 5/2 क्या करेगा, जो 2A को 2A और -2A के बीच में वाइब्रेट कराएगा, और बाकी आपकी वही साइन वेव रह जाएगी, डायरेक्शन भी वही रह जाएगी, और जो फेज़ है वो 5/2 हो जाएगा। इसको याद करना है अपने जस्ट क्विक रिवीजन के लिए। अब हमारे पास है कि एक स्ट्रिंग में जब एक वेव प्रोड्यूस होती है तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं। देखिए आपके पास है एक स्ट्रिंग है, दिस इज़ फॉर्म ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये जो वेव बनती है वो एक डायरेक्ट वेव और एक रिफ्लेक्टेड वेव, मतलब एक वेव यदि यहाँ से इधर को जाए और यहाँ रिजिड एंड है, यहाँ से वो वापस फिर इधर को आए, तो एक पैटर्न बनेगा। उस पैटर्न को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पहली आवाज़ कैसे निकलेगी, जो फ्रीक्वेंसी, जब आप एक सितार में एक स्ट्रिंग को जो दोनों साइड से बंधी होती है उसको खींचते हैं ऊपर, तो एक ध्वनि पैदा होती है। हम उसकी बात करते हैं जो फंडामेंटल मोड, मतलब पहली ध्वनि जो उसमें से पैदा होगी उसको हम कह देंगे V/, ये क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो होता है वो V/λ होता है। तो यहाँ देख लीजिए आप, इसमें जो है ये पहला तरीका होगा कि आप उसको प्लग करेंगे, जस्ट ऐसे ऊपर को खींचेंगे और छोड़ देंगे। तो ये पहली जो फर्स्ट फंडामेंटल मोड है, फर्स्ट फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। आप देख लीजिए कि आपकी जो एक वेवलेंथ होती है ना, वो वेवलेंथ होती है ऐसे करके, ऐसे करके, ये ऐसे करके। तो यदि ये सारी ये वेवलेंथ है, ये वाला पार्ट लैम्डा है, तो इतना पार्ट क्या हुआ नीचे, ये λ/2 हुआ। तो ये वाला पार्ट हो गया जस्ट λ/2। तो इसमें आप L = λ/2, तो λ/2 = L, सो λ = 2L आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा V/2L। आप जानते हैं कि स्ट्रिंग में जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, √T/ मास पर यूनिट लेंथ। तो इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये पहली ध्वनि पैदा होगी स्ट्रिंग में। और दूसरी ध्वनि कैसे पैदा हो सकती है कि दो इसके जो रिजिड एंड होंगे वहाँ नोड बनेगा और एक बीच में नोड बनेगा, तो ये एक वेवलेंथ हो गई। इस दूसरे केस में जो लैम्डा होगा वो L के बराबर होगा, यह आप सब्स्टिट्यूट करिए और इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 2ν1। तो इसी तरीके से आप λ3 रखेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें एंड के ऊपर नोड बनेंगे और नंबर ऑफ़ नोड्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, 2 की जगह 3 एंटी नोड बन जाएंगे। तो 3 एंटी नोड जो बनने का मतलब क्या हो गया कि ये इसको आप अब सॉल्व कर सकते हैं, 3ν1 फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसी तरीके से जो pth मॉड होगा कोई, तो उसमें जो p टाइम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल होगा। ओके, सो दिस इज़ द वे हाउ टू रिवाइज इट क्विकली। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास एक और तरह की प्रॉब्लम आप वेव्स चैप्टर में पढ़ते हैं, ऑर्गन पाइप। एक बांसुरी किस तरीके की होती है, तो ये कभी क्लोज एंड ऑर्गन पाइप हो सकती है या कभी ओपन एंड ऑर्गन पाइप हो सकती है। तो यदि आपकी ऑर्गन पाइप क्लोज होती है तो उसका एक एंड जैसे क्लोज होगा, फॉर एग्जांपल इस तरीके से। तो आप देख लीजिए वेव का डिज़ाइन आप बनाते हैं तो उसके एक एंड के ऊपर यहाँ हमेशा नोड बनेगा, यहाँ हमेशा नोड बनेगा, और इस एंड के ऊपर हमेशा एंटी नोड बनेगा, यहाँ भी एंटी नोड बनेगा, यहाँ भी एंटी नोड बनेगा। तो जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला तो बदलने से रहा, तो ये रही आपकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, इसको V/λ1 हम लिख लेते हैं। तो यहाँ λ1 किसके बराबर होगा, λ/4 होगा, क्योंकि ये एक वेवलेंथ का चौथा हिस्सा है, तो जैसे λ/4। तो यहाँ से आप λ1 की वैल्यू निकाल लीजिए, B/4 आ जाएगा। अब हम सभी को जो सेकंड आपके पास तरीका होगा, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, वो कैसा होगा, यहाँ तो आपके पास नोड ही बनेगा, यहाँ एंटी नोड ही बनेगा, तो इसके बीच में ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा कि इस तरीके की जो है इंटरफेरेंस होगी। तो उसमें क्या होगा कि ये कितनी बनी, इतना पार्ट तो हो गया λ/2 और ये हो गया λ/4। तो इन दोनों के यदि हम जोड़ेंगे λ/2 + λ/4, तो ये आ जाएगा 3λ2/4। तो यदि आप इसको लिखें, यहाँ λ2 की वैल्यू भरें और इसको हम फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, तो ये 3 टाइम जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका मल्टीपल आ जाएगा। तीसरे केस में यदि हम करें तो इसमें आपके पास जो 3 एंटी नोड बनेंगे और 1 2 3 और 3 ही नोड बनेंगे। तो इसको यदि हम लिखने की कोशिश करें तो ये पूरी एक वेवलेंथ होगी और ये वाला पार्ट हो गया λ/4। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5λ3/4 हो जाएगा। और λ3 के यदि हम वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो और आप इसको ऐसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखते हैं तो ये 5 टाइम ν1 बन जाएगा। तो ऐसे आप pth मॉड को यदि आप लिखते हैं, pth मॉड ऑफ वाइब्रेशन को यदि आप लिखते हैं, तो आप देखिए कि 1 यहाँ 1 आया, यहाँ 3 आया
और यहाँ 5 आया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 3 और 5 आ जाएँ, तो 2p-1 हम इसको लिखते हैं। तो p हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें 1 2 3, आप ऐसे रखते चले जाइए इसमें। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, p यदि आप 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 पुट करेंगे तो फिर आपके पास 3 आ जाएगा, और 3 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास अलग अलग जो ध्वनियाँ होंगी वो क्लोज एंड ऑर्गन पाइप में पैदा होंगी। पर आप ये देखेंगे कि इसमें आपके पास जो कुछ जो ध्वनियाँ होंगी मिस होंगी 1 3 और 5, राइट। तो इसमें जो हो गए वो 2p+-1 2p-1 हार्मोनिक्स होंगे, और p-1 जो है वो ओवरटोन्स होंगे। तो ओवरटोन क्या होता है, ये आपके पास मान लो ये आपके पास आ गया फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी की पहली आवाज़। तो पहली आवाज़ के बाद उस टोन, जो पहली टोन होगी उस टोन के बाद जो आवाज़ निकलेगी उसको हम फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे, और इसके बाद जो दूसरी आवाज़ निकलेगी वो हो जाएगी आपका सेकेंड ओवरटोन। तो व्हेन p इज़ इक्वल टू दिस, व्हेन ये जो आपके पास 2p-1 जो होगा 2p-1, ये जब आपके पास 3 हो जाएगा, तो यदि आपके पास 2p-1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा तो 2p ये हो जाएगा 4, तो p जो है वो 2 हो जाएगा। तो एक यदि मान लो आपके पास 2p-1 हार्मोनिक्स होंगे तो p-1 उसके ओवरटोन बनेंगे। इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वो कभी ओवरटोन्स की बात करते हैं तो कभी वो हार्मोनिक्स की बात करते हैं, तो वो 1 शॉर्ट होता है। हार्मोनिक्स से जो ओवरटोन होगा वो 1 कम होगा, जैसे 5 हार्मोनिक्स होंगे तो 4 ओवरटोन हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास है ओपन एंड ऑर्गन पाइप। तो ओपन एंड ऑर्गन पाइप में हम कैसे कह सकते हैं कि इसके जो दोनों ही एंड होंगे वो ओपन होंगे, और दोनों ही एंड के ऊपर क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। दोनों एंड पर एंटी नोड बनेगा और बीच में नोड बनेगा। अब आप इसको भी आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला तो बदलेगा नहीं, वो तो v/λ ही होगा। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ क्या होगी, लैम्डा इज़ इक्वल टू 2l आ जाएगा भाई, बिकॉज l इज इक्वल टू λ/2 हेयर इन दिस केस। तो ये देखिए ये वाला जो इतना पार्ट है ना, ये λ/4 होता है। आपने पिछले ये जो टेक्स्ट में पढ़ा, ये भी λ/4 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो आधी वेवलेंथ हो जाएगी। तो इसको आप यहाँ पुट कर सकते हैं। अब आप सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन को लेंगे तो उस वो तरीका ऐसा हो जाएगा, यहाँ एंटी नोड बनेगा, यहाँ एंटी नोड बनेगा, यहाँ एंटी नोड बनेगा। तो पहले 2 बनेंगे तो अगली बार 3 बनेंगे, अगली बार 4 बनेंगे, ऐसे ही ध्यान रखना होगा आपको। तो ये पूरा कितना हो गया, ये आधी वेवलेंथ हो गई, ये λ/4 हो गई, ये λ/4 हो गई। तो कुल मिला के जो है ये पूरी वेवलेंथ हो गई। तो लैम्डा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दिस केस लैम्डा इज़ इक्वल टू l। तो यहाँ पुट कर दीजिए आप, तो v/l बनेगा, 2 से गुणा कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो 2nu1 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से इस केस में क्या होगा, एंटी नोड का नंबर 1 और बढ़ जाएगा, राइट। तो इसमें क्या है आप देखिए, ये पूरी वेवलेंथ हो गया, ये λ/4 ये तो 3λ/2 हो जाएगा, डेड टाइप हम कह सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद 3nu1 आएगा। इसी तरीके से जो pth मॉड ऑफ वाइब्रेशन होगा वो p इंटू b/2 वाला जाएगा, तो p टाइम nu1 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें यदि आपके पास यहाँ pth हार्मोनिक्स होंगे तो उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, इतने ओवरटोन्स होंगे। यदि p हार्मोनिक्स होंगे तो उसमें से 1 आप घटा देंगे तो इतने ओवरटोन्स होंगे, राइट। सो नेक्स्ट, नाउ इन केस ऑफ डॉपलर इफेक्ट, सो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि इट इज़ अ चेंज इन द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आएगा, जब सोर्स और जो ऑब्जर्वर होते हैं दे मूव रिलेटिव टू द मीडियम। सो उसका एक नटशेल हमारे पास फार्मूला, मास्टर फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके का है कि यदि मान लो ये जो सोर्स जो फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा है, ये हमारी अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, जो ऑब्जर्वर एक एंड पर खड़ा हुआ उसको सुन रहा है, राइट। तो इसका फार्मूला क्या रहेगा, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड और प्लस माइनस v0, और ये वेलोसिटी ऑफ साउंड और प्लस माइनस द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। तो इसमें अब प्लस माइनस को हम कैसे चूज़ करेंगे और इसको याद कैसे रहेंगे, तो इसको आपने ओस से याद रखना है। आप जानते हैं ओस, ओ ऊपर रखना है, एस नीचे रखना है, तो वही आपको फिर आसानी होगी याद रखने में। अब इसमें प्लस माइनस कैसे चूज़ करेंगे, तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का हम कंसेप्ट लगाएंगे। आपने पढ़ा वेक्टर्स में कि यदि आपके पास 2 वेलोसिटी वेक्टर्स हैं VA और BB, और यदि दोनों पार्टिकल जो हैं दे आर मूविंग विद दीज वेलोसिटीज इन द सेम डायरेक्शन, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी BA माइनस BB आएगी। और यदि मान लो एक का जो बॉडी है वो इधर मूव कर रही है और जो दूसरी बॉडी है वो इधर मूव कर रही है, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी BA माइनस BB आ जाएगी। तो यहाँ आप इस तरीके का ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। यदि मान लो सोर्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और जो ऑब्जर्वर है वो उससे परे की ओर जा रहा है, तो आप ये देखें कि यहाँ B माइनस B0 का भी इस्तेमाल करेंगे। यदि आपका जो सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और ऑब्जर्वर जो है वो इसकी ओर आ रहा है, तो आप B प्लस B0 का इस्तेमाल करेंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी आप लगाएंगे ना। तो यदि आप यहाँ देखिए, यदि आप सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है सोर्स परे की ओर जा रहा है साउंड की डायरेक्शन में, तो ये V माइनस BS आएगा। और
यदि सोर्स जो है वो कुछ साउंड वी प्रोड्यूस कर रहा है और जो वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो V प्लस बी एस आ जाएगा। मतलब जो ऑब्जर्वर और जो सोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप V प्लस बी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि मान लो कि आप मीडियम को कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल कि जो हवा भी साथ में चल रही है, तो उसमें आपके पास फार्मूला कुछ इस तरीके का चेंज हो जाएगा, V प्लस बी डब्ल्यू। मतलब इसमें जैसे जो सोर्स है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और जो हवा भी इसी डायरेक्शन में चल रही है तो उसको सपोर्ट मिलेगा, तो V प्लस बी डब्ल्यू और प्लस माइनस V0, जिसको हमने ऊपर डिस्कस किया वैसे ही आएगा। और जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है जो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगी, तो नीचे भी ऐसे आ जाएगा V प्लस बी डब्ल्यू और प्लस माइनस VS आ जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द प्रोसेस विल रिमेन सेम। सो यू कैन यूज दिस मास्टर फार्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स क्विकली। थैंक यू वेरी मच।